आप सबका स्वागत है ज़बान संभाल के प्रोग्राम में। आज भी हम कुछ सीख रहे हैं और हम लोग अलग-अलग बातों से अलग-अलग टॉपिक्स जो हैं हमारे ज़बान से रिलेटेड, हम उसके द्वारा सीख रहे हैं कि किस चीज़ पे हमें नियंत्रण करना है और ये सब नियंत्रण पॉसिबल है पवित्र आत्मा जी के द्वारा। सो फिर से आपके एक और एपिसोड में स्वागत है। आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड थैंक यू सो मच for once again helping us connect together on this platform to learn more about speaking good things and bad things. परमेश्वर धन्यवाद फिर से मौका देने के लिए कि हम समझ सके गलत बात बोलना क्या है, सही बात बोलना क्या है और अपने जो उसके पीछे दिमाग है ज़ुबान के पीछे उसको सही करना क्या है। वी आर येट हियर अगेन, हम फिर से यहाँ पर हैं टू लर्न फ्रॉम यू ताकि हम सीख सकें। यीशु के नाम से आमेन। सो आई नो, मैं जानती हूँ दैट आप लोग बहुत सारी बातों पे मनन कर रहे हैं एंड आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं एंड यू बीन टेलिंग मी दैट ये बातें पता थी लेकिन ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन बातों के बारे में कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं और ख्याल भी नहीं आया। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हमारी ज़बान तो बहुत चल जाती है, तो आज किस बात पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं? तो कई दफ़ा कुछ ऐसी बातें होती हैं कि एक इंसान के बारे में आप पता लगा सकते हो। आज मैं बात करूँगी आत्मलीन व्यक्ति की बातचीत। द कम्युनिकेशन ऑफ अ पर्सन हू इज़ सेल्फ एब्सॉर्ब्ड। आत्मलीन का मतलब है, वो खुद में ही भरा पड़ा है और तब वो बातचीत करता है। तो ये लोग कैसे होते हैं? मैं इसकी परिभाषा दूँ आपको? जबकि शब्द आपको क्लैरिटी दे रहे होंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी। अ सेल्फ एब्सॉर्ब्ड पर्सन इज़ समवन हू इज़ एक्सेसिवली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, देयर ओन नीड्स, डिज़ायर्स एंड कंसर्न्स, ऑफन टू द डेट्रिमेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड वेल-बीइंग ऑफ अदर्स। तो कहने का मतलब है कि जो एक आत्मलीन इंसान है, उसकी जो बातचीत है, क्योंकि वो खुद में ही खोया हुआ होता है, वो खुद के बारे में ही सोच रहा होता है, उसको क्या चाहिए, उसको कैसा महसूस हो रहा है, अगर वो वहाँ जाएगा तो उसको कैसा लगेगा और वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस ज़िंदगी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है और मेरी क्या दायरे हैं, वो अपने बारे में ही बातें करता है और उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे के लाइफ़ में क्या चल रहा है और मतलब वो उन लोगों को टोटली नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम लोग कुछ बातें देखेंगे कि इन लोगों में आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों को। एक तो इनके अंदर किसी के लिए सहानुभूति नहीं होती। ये लोग जैसे कि इनकी सारी सहानुभूति खत्म हो गई है और ये सीखना भी नहीं चाहते और जानना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसमें सहानुभूति हो ही ना, हैं तो हम इंसान, हम लोग अभी मशीन्स तो नहीं बने। इनफैक्ट अभी मशीन्स बन रही हैं, रोबोट्स बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत-बहुत तरह के रोबोट्स बना दिए हैं और ऐसे रोबोट्स बना दिए जिनमें कि इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं। तो वो भी आपसे जब कन्वर्सेशन करेंगे, वो आपको सहानुभूति दिखाएँगे और मैंने ऐसी कई कन्वर्सेशंस ऐसे रोबोट्स की सुनी हैं। बट यहाँ पर इन लोगों के बारे में ज़्यादातर ऐसा लगता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि दूसरों का क्या दुःख है या ये अपनी फीलिंग्स को भी बाँटना नहीं चाहते या उनकी भी नहीं जानना चाहते। एक और चीज़ देखी गई है ऐसे लोगों के बारे में, अगर आप इनसे बात करेंगे, तो ये बातों को घुमा करके, बातचीत को घुमा करके सब कुछ अपने बारे में कर लेंगे और जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो फिर से उन्हीं के बारे में है। आप फिर से कोशिश करेंगे और फिर से वो उनके बारे में हो जाएगी एंड इट्स रियली डिफिकल्ट। अभी क्या हुआ कि हम लोग कहीं बाहर थे और जो मेरे इस तरफ बैठी थी लेडी, बस में थे हम लोग और हम कहीं जा रहे थे। तो वो इस वाली लेडी को कहा, "आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? आप ना बहाने कर रहे हो।" उन्होंने ऐसे बोला और वो लेडी इतना भड़क गई, कम से कम आधे घंटे लगातार वो बोलती रही। मैंने कहा, "छोड़ दो इस टॉपिक को। उनका मतलब ये नहीं है। वो आपको कुछ नहीं कह रहे।" लेकिन उसने एक ना सुनी और वो बोलती चली गई। और जब मैंने बोला, "अब रहने दो, मुझे समझ आ गया है," लेकिन नहीं,
उन्होंने सुनना ही नहीं है। सो ऐसा मतलब मैंने बहुत सालों में मुझे नहीं याद मैंने कभी ऐसे पहले कभी इतना ज़्यादा अपने ही दिमाग में खोया हुआ इंसान देखा है कि जो सिर्फ़ अपनी बात को बार-बार, बार-बार, बार-बार आधा घंटा 45 मिनट तक बोलता जाए। सो बैड। देन ऐसे लोग जो होते हैं इनकी अपने अंदर ना इनकी कोई मान्यता नहीं होती। इनको कोई मान नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है या इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कहीं मान-सम्मान नहीं है, तो ये सम्मान और मान-सम्मान ढूँढने के लिए बार-बार लोगों से अप्रूवल चाहते हैं। तो जब ये बातचीत करते हैं, तो कोई इन्हें कहे कि आपकी बात बहुत ही बढ़िया है, आपने तो सबसे सही बात कही है और इनको सारे वक़्त चाहिए तो अब जस्ट इमेजिन करो, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको सारे वक़्त आपसे अपने बारे में अच्छा सीखना है या सुनना है, तो वो आपसे किस तरह की कन्वर्सेशन करेगा? क्या आप सोच सकते हैं? कोई उदाहरण दे सकते हैं मुझे? ऐसे लोग किस तरह की बातचीत करेंगे बिकॉज़ वो हमेशा आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कभी आपने ऐसा ऑब्ज़र्व करा है? जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सुनना चाहते हैं, उनको आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। ओके? आप सोचिए एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इन लोगों के बारे में एक और भी बात देखी गई है, ये आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते या आप अगर ऐसे हैं, तो आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप उनसे कुछ भी कहते रहो, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। वो टोटली सुनना नहीं चाहते हैं, ना सुनाई दे रहा है। हमने पिछली दफ़ा जो किया था, तो हमने कहा था उन लोग को सुनाई देता है और वो आपको काटने में लगे रहते हैं। मतलब आपकी बात को कट इंटरप्ट करने में, लेकिन यहाँ पर इनको सुनाई ही नहीं देता है। सारी बुद्धि की बातें इनसे हमें से आप जो भी बोल रहे हैं इट्स गोइंग बोंकर्स वो नहीं समझ में आ रहा है। एक और बात है आत्ममुग्धता मतलब अपने बारे में मैं कितना प्यारा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझ जैसे इंटेलिजेंट नहीं और हमने ऐसा किया और हमने वैसा किया। सारे वक़्त वो सिर्फ़ अपनी ही बातें बखानते रहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है नार्सिसिज़्म आत्ममुग्धता और ये ऐसे लक्षण दिखाते हैं कि ये सोचते हैं कि मुझ जैसा कोई ज़रूरी इंसान नहीं, मैं हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और एक और बात मैं ख़ास हूँ और दूसरे ख़ास नहीं। हर बात में ये लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएँगे। सो इनको आपसे सब कुछ ज़्यादा करना अगर आपने कहा मैंने ना आज 2 मतलब 2 घंटे वॉक करी, तो ये कहेंगे मैंने तो ढाई घंटे करी, 3 घंटे करी। उनको आप अपनी बातों में आपसे आगे निकलना है। एक कॉम्पिटिशन है उनके अंदर, मन के अंदर। वो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई और उनसे बेहतर होगा। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे अपने स्वयं के अनुभवों को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो उनको एक्सपीरियंस है वो अनुभव ज़्यादा है। फिर एक और बात है, वे इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि उनके कार्यों का उनके आस-पास के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। वो इतने ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं की चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो करना है जो उन्हें पसंद है और चाहे दूसरे को कितना भी नुकसान क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, जो उन्हें चाहिए है वो चाहिए, जो उन्हें करना है वो करना है। और अंत में वो अपने आप को इतना ख़ास समझते उन्हें लगता है ये सब चीज़ें मैंने जीती हैं, आई डिज़र्व देम ये मेरा है। और आजकल की जनरेशन जिनके लिए हम टू मच कर रहे हैं लाइक हम लोग उस उन परिवारों से आते हैं जहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत की जाती थी और हमें क्रिसमस पे 1 दफ़ा कपड़े मिलते थे फिर साल में 2 या 3 दफ़ा मिलते थे। आजकल माँ-बाप के पास ज़रा-सा भी पैसा होता है, वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कपड़े, कपड़े, कपड़े खरीदते हैं। और ये जिन बच्चों को हम कपड़े दिए जा रहे हैं, इनको कुछ दिखता नहीं, इन्हें दिखता है कि इनके माँ-बाप हैं ही नहीं। इनको कपड़ा नहीं मिला ना, तो ये तूफ़ान मचा देते हैं। आप मेरे लिए सोचते नहीं हो, आप तो उसके लिए सोचते हो, आप तो ऐसे कर रहे हो, मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं हैं। और वो बेचारे माँ-बाप हो सकता है उन्होंने अपने लिए कुछ खरीदा ना हो या उनके पास ना हो। तो ये एक जनरेशन ऐसी होगी कि माँ-बाप ने इन्हें ऐसा बना दिया है, अपना पेट काट के इनको अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रहे हैं और वो बच्चे सोच रहे हैं ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं दिया तो मैं लड़ूँगा और वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं। तो ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम है, जो माँ-बाप ने बना दी है। और माँ-बाप अपना हाथ रोकते ही नहीं हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
तो ऐसे लोग बनते कैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं। क्या हो जाता है ऐसे? एक तो इनके अंदर आत्मसम्मान की कमी होती है। जो इनके अंदर की असुरक्षाएँ हैं ना, उनको निपटने का तरीका समझते हैं कि ऐसी बात करो जो हमारे बारे में हो। और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में पहले इतना दर्द हो कि अब ये नए-नए गलत व्यवहार को जन्म दे रहे हैं। और ये भी उनका बचने का तरीका है। और हो सकता है इनको पता ही ना हो कि ये सब कर रहे हैं, किसी ने इनको कभी रोका ही नहीं। जब ये छोटे थे, ये लोग सिर्फ़ अपनी बात करते थे, लोग हँसते थे, देखो कितनी प्यारी बातें कर रहा है अपने बारे में। और बाद में उनके पास टाइम नहीं था उसे रोकने का और अब वो रुकना नहीं चाहता है, अब सबको परेशानी होती है। तो उस इंसान को किसी को तो सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे एडल्ट से बात करती हूँ, उनको पता ही नहीं है कि लोगों से बात कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि बात करनी नहीं आती। लोग उन्हें मतलब उनके ऊपर हावी हो रहे हैं या वो दूसरों पे हावी हो रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पता। दिल मतलब कोई सिखा नहीं रहा है या हो सकता है उनके बड़े-बुज़ुर्गों को नहीं पता हो। लेकिन चर्च की ये ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी अच्छे से बातचीत करें और हम दूसरों की बात को गहराई से सुनें और देखें कि वहाँ पे क्या मिसिंग है या क्या गलत है। अभी पीछे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सुना कि किसी ने किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात करी और वो बात करने का तरीका अच्छा नहीं था और मैंने उन्हें टोका, मैंने उन्हें बोला, "आप इस रोल में हैं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं खुद आपसे परमिशन लेते हुए बात करती हूँ, एक समान होकर के बात करती हूँ और ये तो तरीका ही नहीं है और हम चर्च हैं।" और चर्च में थैंक यू, प्लीज़ थैंक यू बोलना, प्लीज़ कहना और एक्चुअली सब रिश्तों में इसमें बुराई क्या है? तो अभी मैं हम लोग स्पेशल ट्यूशन में सबको सिखा रहे हैं थैंक यू बोलना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि हम स्कूल में जाते हैं ना, लोग कहते हैं, "क्या बोल रहे हो?" दोस्तों के बीच में सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ थोड़ी होता है। मैं कहती हूँ दोस्तों के बीच में ही तो होना चाहिए, फैमिली में ही तो होना चाहिए। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। हमने उनको थैंक यू बोलना नहीं सिखाया, हम देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। आज उनको कोई महत्व ही नहीं है हमने क्या किया है। हम जब कभी रो-रो के बोलते हैं, हमने तेरे लिए सैक्रिफाइस की, तो वो बोलते तो? उसमें क्या हो गया? ये तो आपका फर्ज़ था करना। नहीं, हमारा फ़र्ज़ नहीं था। मेरे को किसी ने समझाई ये बात। माता-पिता का फ़र्ज़ है बच्चों को सबसे पहले उनकी टेक केयर करना, मतलब खाना खिलाना-पिलाना जब तक वो 18 साल के नहीं होते। उसके बाद उनको कपड़े दिलाना, इतने कि वो डिसेंटली कपड़े ढके हों उनके और डिसेंट लगें, वो प्रेज़ेंटेबल हों। तीसरा, माँ-बाप को अपने बच्चों की रक्षा करनी है। बच्चे नहीं जानते कि कई दफ़ा उनके गलत कपड़े पहनने से या उनकी गलत जगह होने से या गलत लोगों से बात करने से कितना खतरा हो सकता है। एक मूवी देखी थी मैंने, सत्य घटना पे आधारित थी। जब अफ्रो अमेरिकन्स का बहिष्कार किया जा रहा था टुवर्ड्स द टर्न ऑफ द सेंचुरी 1940-50 में, तो शिकागो में अफ्रीकन्स की बहुत रिस्पेक्ट थी और देयर वाज़ नो इश्यू इन रिस्पेक्टिंग द अफ्रीकन्स। लेकिन वहाँ पर इस लेडी का एक बेटा पैदा होता है और वो उसके साथ है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अच्छे से बात करता है एंड ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस एंड ही सेज, "हे मॉम, लेट्स डू दिस" और उनको बहुत मज़ा आता है। और उसकी नानी कहती है, "इसको अमेरिका के उस जगह पे भेज दो जहाँ पे हमारे रूट्स हैं, जहाँ से हम आए हैं।" तो उसकी बेटी कहती है, "मम्मी मुझे नहीं लगता उसे जाना चाहिए।" बट उसकी मम्मी उसके मामा को फ़ोन कर देती हैं और वो उसे भेजने की तैयारी हो जाती है। वो उसको कहती है, "देखो बेटे, तुम अलग हो, तुम इस शहर में हो, तुम शिकागो में हो। शिकागो में बहुत सारा आदर मिलता है हमारी कम्युनिटी को और तुम बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें बात करनी आती है एंड यू आर ऑल ओवर द प्लेस, राइट? बट तुम वहाँ जाओगे, तुम चुप रहना।" तो उसने कहा, "मम्मी आप इतना डरती क्यों?" "हाँ, हाँ, मैं चुप रहूँगा।" बट उसको कुछ नहीं पता है, उसकी मम्मी ने उसको ज़्यादा गाइड नहीं करा। जब वो वहाँ पहुँचता है और अपने दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंटली खेल रहा है, उसको लग रहा है कि जैसे शिकागो में सब लोग होते हैं, वो वैसे ही इज़ ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और वो जाता है एक दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए और वो कहता है, "हे, हाउ मच इज़ दिस फॉर" वो अमेरिकन की शॉप है एंड दैट अमेरिकन सेज़
मतलब उसपे अजीब से देखती, फिर वो बाहर आता है, उसकी कार को छूता है, व्हाट अ लवली कलर, और वो बंदूक लेके आ जाती है और वो उसको शूट करने ही वाली है कि वो उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं और वो गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उसके हस्बैंड और सारी टीम आती है और उसके घर में घुस करके उसको निकाल लेते हैं और ले जाते हैं और वो लोग बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हुआ क्या है? उसको पता नहीं है। उसकी मम्मी ने उसे सिखाया नहीं है कि कहीं पे जाकर के कैसे बिहेव करना है और ना वो बच्चा सुनना चाह रहा है और वो बच्चा ही है और उसकी हत्या कर दी जाती है, बंदूक से उसको उड़ा दिया जाता है। और उसको समझ में नहीं आता कि शिकागो से जब वो इस शहर में आया तो हुआ क्या? उस बच्चे को नहीं पता। लेकिन जब उसकी मम्मी समझा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। सो कहने की बात ये वो बच्चा अपने अंदर ही इतना ज़्यादा आत्मलीन है, उसको अपने शिकागो के कल्चर का इतना ज़्यादा पता है कि वो अपनी माँ की इस गहरी बात को नहीं समझ पा रहा है और उसको इतना पीटा जाता है मार डालने से पहले, इतना पीटा जाता है, उसकी बॉडी फूली होती है और वो माँ उसकी जब बॉडी लेने जाती है, जब उसको स्वैम्प में मिलती है यानी कि स्वैम्प का मतलब है कीचड़ में मिलती है, बॉडी फूली हुई है लेकिन वो उसको छूती है और उसको देखती है और वो रोती है, कहती है मुझे इसको देखना है और फिर चलता है न्याय का न्याय के लिए वो ट्राई करती है और बहुत सारे दिनों के बाद उसे न्याय मिलता है। सो पीपल ऑफ गॉड, कुछ लोग अपने आप में इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, आप उन्हें कुछ समझाते हो एक तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन क्योंकि हम बिलीवर्स हैं, हम ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करें और हमारे चर्च में भी ऐसे लोग हैं, वो आएँगे अपनी टेस्टिमनी देंगे अपने बारे में, मैंने ऐसा किया, मैंने ये देखा, मेरे को ये आया, मुझे वैसा था, मेरा ये था, मेरा, और वो रुकते ही नहीं है। यू वांट टू से समथिंग बट देयर इज़ नो पॉज़। एंड चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मैंने कुछ देखा है या मैंने कुछ बाइबल में पढ़ा है तो उसने ही पढ़ा होगा एंड आई कैन स्टॉप, आई कैन, आई मीन खैर हम उन पॉइंट्स पे अभी थोड़ी देर में चलते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू, दिस इज डेंजरस, इट इज डेंजरस टू लैक अवेयरनेस। तो इसीलिए ये लोग जो हैं इनके पास अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं है इन्हें कि इनके बिहेवियर का, इनके बात करने के तरीके का या जो बोल रहे हैं इससे दूसरों पे क्या असर होता है, जानलेवा भी हो सकता है। प्लस जैसे मैंने बताया कल्चर टू कल्चर फ़र्क है। आप किसी और जगह जाएँगे वहाँ आपको चुप रहना है। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका गई तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप मम्मी बन के आना मेरी, पास्टर बन के मत आना। आई सेड व्हाट डू यू मीन? आई मीन आई वाज़ सो हर्ट। शी सेज नो मम्मी जस्ट बी देयर एज़ माय मदर। एंड मैंने पहले सोचा व्हाट डज़ शी मीन? गुस्सा आया मुझे। लेकिन फिर मुझे समझ में आया पास्टर एक इंसान भी है और उस इंसान के बच्चे भी हैं। तो वहाँ पर मैं रिलेशनशिप उसकी सास के साथ, सबके साथ एज़ अ पास्टर नहीं लेके चल सकती। उसके रिश्तेदारों को जब मिलूँगी मुझे एज़ अ मदर मिलना है। सो येस देन आई वाज़ एबल टू स्विच और अब मैं स्विचिंग को बहुत जल्दी यूज़ कर रही हूँ। व्हेन आई एम इन द चर्च आई एम पास्टर, व्हेन आई एम होम आई एम मायसेल्फ, व्हेन आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड्स आई एम आशिमा, व्हेन आई एम मीटिंग माय नेबर्स मैं उनकी पड़ोसन हूँ। एंड देन जब मैं अपनी बेटियों से बात करती हूँ या अपने उनके इन-लॉज़ से बात करती हूँ, मैं उनकी समधन हूँ। तो मैं अब इन रिश्तों को अलग-अलग जगह पर मैनेज कर पा रही हूँ और हमें इनको स्विच करना पड़ेगा। हम एक ही मोड में नहीं रह सकते। गॉड ने हमें ब्यूटी दी है। जैसे कि अ, बच्चों से हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं पास्टर हूँ, तुम इस ये सीखो और मैं उसको 1 घंटे का लेक्चर तो नहीं सुना दूँगी या प्रीचिंग नहीं सुना दूँगी। मैं उस बच्चे से कहूँगी, "यू नो व्हाट? जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू।" एंड हम उससे प्यार से बात करेंगे, "ओले! व्हाट इज़ हैप" आई मीन मैं जैसे मैं बात करती हूँ। सो दैट मीन्स हम लोग सब स्विच करते हैं और एक अनसेल्फ अब्सॉर्ब्ड पर्सन स्विच करता रहता है। मतलब जो इंसान अपने से भरा नहीं है, वो अपने चारों तरफ देख रहा है, वो स्विच करता रहता है। देन अनदर प्रॉब्लम, इस जनरेशन की एक प्रॉब्लम हो गई है, वो लोग सारे वक़्त फ़ोन पे हैं और उनकी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी बन गई है। सो दे आर कंटीन्यूअसली लुकिंग एट द फ़ोन और फ़ोन में क्या दिख रहा है। तो जब वो उसको टू मच देखते हैं, उनकी असली दुनिया वहाँ बन जाती है। अगर किसी ने कुछ किया है, लेट्स से समबडी सेड कि अ लोगों का मज़ाक उड़ाना है,
5 सेकंड में, तो वो ही एक ट्रेंड बन गया। अब ये इंसान इतना ज़्यादा उसको देख रहा है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों का मज़ाक बनाना आता है, या सब लोग वो कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना है, एंड उनको असली दुनिया के बारे में नहीं पता होता। और इसीलिए हम चर्च आते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कैसा बिहेव करना है, और हमें लोग बताने वाले हैं। So, before I go forward, I just want to know, uh, do you think we are making sense? So, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई। मैं केनेथ ई हेगन की बुक पढ़ रही थी। तो उनका बेटा था, तो उनका बेटा कई दफ़ा बहुत शरारत करता था। तो वो अपनी बाइबल उठाते थे, उसमें से उसको वचन दिखाते थे। बाइबल में लिखा है, अपने बेटे को सौंठी से मार, ताकि वो बिगड़ ना जाए। और उसको वचन दिखा के फिर उसकी पिटाई करते थे। तो एंड उनका बेटा काफ़ी मशहूर बना। ही वाज़ हेडिंग अ मिनिस्ट्री। सो आई मीन ऑफ कोर्स इतना भी नहीं मारना है कि कोई बहुत ही अधमरा हो जाए, बट येस, वी हैव टू बी केयरफुल। सो हमें करना क्या है? सबसे पहले जिस बात पे हमें मनन करना है, अगर हम ऐसे हैं और हम बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारे बारे में ही हैं, तो हम परमेश्वर के सामने शांत होके बैठें और अपने दिल को जांचें, अपने आप को एग्जामिन करें। दूसरा कुरिन्थियों 13 के 5 में लिखा है, एग्जामिन योरसेल्फ, खुद को ही जज करो, टू सी वेदर यू आर इन द फेथ, तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। दूसरी बात है, हम लोग अपने कलीसिया में आकर के अपने पास्टर से पूछे, बल्कि पास्टर से पूछने से पहले हम अपने बिलीवर्स से बात करें। भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मेरा मैं जब बात करता हूँ तो मैं किसी और को बात नहीं करने देता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है? तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल मैं बिलीवर्स देख रही हूँ, कहेंगे नहीं, 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 आपने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। रॉन्ग। अगर आप किसी को सच्चा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। आपको सच्चा फीडबैक साथ के साथ देना चाहिए। अगर हम ही नहीं बताएँगे, बाहर तो कोई बताने नहीं वाला है, सिर्फ़ अपने ही बताते हैं। सो अगर लेट्स से कोई हमारे चर्च में आता है और हमसे पूछता है, आपको मुझ में कोई कमी दिख रही है क्या? मुझे किसी एरिया में इम्प्रूव होना है, आप कहिए, क्या मुझे बताना ज़रूरी है? वो कहेंगे मुझे आपसे पता करना है। ओके, आइए हम लोग मिलके प्रेयर करें, और प्रेयर करके उस बात को प्यार से प्रेज़ेंट करो। ज़रूर उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन अ, लेकिन क्योंकि आपने प्रार्थना करके और उनके पूछने के ऊपर बताया है, और उन्हें उस वक़्त बुरा लग सकता है, लेकिन अंत में पवित्र आत्मा जी उसे बैलेंस आउट कर देंगे और वो आपके पास आएँगे, आपकी बात सुन के मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुना ना, तो मुझे समझ में आया मैं तो सच में ही गलत था। सो थैंक यू सो मच, अब मैं इस बात पे मनन करूँगा। सो डज़ दैट मेक सेंस टू यू? देन एम्पैथी बिल्डिंग, हमें ये बात रियलाइज़ करनी है। फिलिपियों 2 के 4 में लिखा, ईच ऑफ यू शुड लुक नॉट ओनली टू योर ओन इंटरेस्ट बट आल्सो टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो मतलब यहाँ वचन कह रहा है, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि जो आत्मलीन इंसान है, उसको सिर्फ़ खुद दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी रुकना चाहिए, पॉज़, रोको, रोको। पॉज़ का बटन सबको दबाना आता है, राइट? पॉज़ करो, सोचो, क्या ये बात सारी मेरे बारे में और उनके बारे में क्या? उनको कुछ मिल रहा है, सडनली आप वेकअप करेंगे, अरे! मैंने तो उनका सोचा ही नहीं। अ, आज से कई साल पहले मैं एक टिपिकल इंडियन फैमिली में बैठ के खाना खा रही थी, एंड हम लोग थोड़ा-थोड़ा खा रहे थे सब कुछ, और उन्होंने बताया कि "आशिमा, तुम्हें और सब्ज़ी डाल दूँ?" मैंने कहा नहीं, इतनी काफ़ी है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि पैन में ज़्यादा नहीं है और 5-6 लोग खाने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी-सी तुम ले लो, थोड़ी-थोड़ी करके उन्होंने सबको दे दी। फिर बाद में उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे ऐसे पूछा। मैंने कहा बुरा मानना मतलब? कहती खाना थोड़ा था ना। क्या एक्चुअली हमारे रिश्तेदार आया है, वो किसी से नहीं पूछता, जितनी सब्ज़ी पड़ी होगी सारी निकाल के अपनी प्लेट में डाल लेता है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, हम जब भी निकालते हैं हम ज़रा-सा पीछे छोड़ते हैं कि किसी के लिए रहे, ये तो मैनर्स की बात है। फिर ये तो वही बात हुई ना, आप आप अपने अंदर इतने आत्मलीन हैं कि आपको बाकी के 4 लोग नहीं दिखाई दे रहे, आपने सब कुछ अपने लिए परोस लिया। हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर सब लोगों की, हमारे लोगों की, चाहे हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम सब लोग थोड़ा-थोड़ा लेकर के कहते हैं नहीं, थोड़ी दिख रही है, ओके इतनी है, थोड़ी-थोड़ी डालते हैं।
कि सबको हो जाए, ये हमें सिखाया गया है, कल्चर है, हमारे को माँ बाप ने सिखाया है। लेकिन ऐसी जनरेशन आ गई है। अ, तो अभी एक और उदाहरण है, लेकिन मैं वो नहीं दूंगी। सो हमें लोगों को जगाना पड़ेगा। कई दफा लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपने बोल लिया, अब मैं भी अपना पॉइंट रख दूं क्या? आप रुको, आप चुप रहो। नहीं, मुझे भी बोलना है, क्या मैं अपना पॉइंट रख दूं क्या? आपको थोड़ा-सा बोलना पड़ेगा, और बोलते रहेंगे तो वो आपको बोलने देंगे। शुरू में दिखाएँगे कि शायद आप पे एहसान करें, और अंत में अ, आजकल एक बड़ा मॉडर्न वर्ड आ गया, लेकिन मैं वो वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हम लोग सचेत रहें, सोच-विचार करें। क्या सोच-विचार करना है? हमें शांत होना है प्रभु के सामने। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। वो लोग गॉड नहीं हैं, और हमें ये रियलाइज़ करना है कि हम लोग गॉड के साथ हैं, और गॉड हमारे साथ है। लाइक भजन संहिता 46:10 में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड एंड आई विल बी एग्जॉल्टेड अमंग द नेशंस। तो शांत हो जाओ, स्टिल हो जाओ, और ये जानो और ये समझो कि गॉड हमारे साथ हैं। तो जब हम ऐसे चलेंगे ना, तो क्या होगा कि हमें दूसरे भी दिखने लगेंगे, अगर हम ऐसे हैं तो। इफ वी आर लाइक दैट। और मैंने देखा है सब लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा फीलिंग होता है अपने ही बारे में, तो उसको हमें ठीक करना है। और अंत में मैं बोलना चाहूंगी, हमारे भी सीमाएं होनी चाहिए। देखिए, ये मैं कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता। पास्टर्स के पास भी सीमा होना चाहिए। अब मेरा हो गया, मैंने आप सबसे बात कर ली, अब मुझे जाना है, या अब मुझे वहां पे प्रेयर करनी है, या अब मुझे काम करना है। यहां तक मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अब आपको इसके लिए फास्टिंग एंड प्रेयर करनी है। और जब आप कर लेंगे तब, अगर सब कुछ हम ही कर लें, तो दूसरा हमारा फायदा जरूर उठाएगा। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स, लोगों को ना इंडिया में हेल्दी रिलेशनशिप्स का मतलब पता नहीं है। औरतें आदमी बन गई हैं, वो आदमियों को पाल रही हैं। आदमी औरत बन गए, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और फिर औरत कहती है, मैं और करती जा रही हूँ, तुम कर नहीं रहे, लेकिन आप उस अपने आदमी को मर्द बनने ही कहाँ दे रहे हो। और ये भी जनरेशन आ गई है, और फिर सब मैरिजेस डिस्ट्रॉयड हैं, क्योंकि जब उनको समझाया गया, उन्होंने सुना नहीं। हमें एक और चीज देखनी है, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। मतलब हर बात में धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, आभार। और इस संडे का मैसेज यही होने वाला है, अपने कान को खोल लीजिएगा। हमें बातचीत करना इंप्रूव करना, अभी तो हम सीख रहे हैं कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है। इसके बाद ये हमारे 30 दिन है, एक तरह से कह लीजिए 30 days ऑफ फास्टिंग। अपनी जबान से सब गंदी बातें निकाल रहे हैं, तभी इस प्रोग्राम का नाम है जुबान संभाल के। तो हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले ये गलत चीजें तो बदलनी पड़ेंगी ना, और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जो टीवी में या इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे दिख रहा है, सब कुछ सटीक नहीं है। हमें डिजर्नमेंट यूज करनी है, और कभी कभी फोन को रख देना है। और जब आप आज ये मैसेज सुन रहे हैं, आपको रियलाइज होगा, ओ माय गॉश, मैंने कितने सारे लोगों के साथ तो गलत किया, और मुझे कुछ लोगों से माफी मांगने की जरूरत है, तो मांगिए। और लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, बाहर निकलिए, फ्रेंड से मिलिए, गो एंड मीट फैमिलीज, बात करिए, हंसिए। इससे क्या है, आपका जो अपने बारे में जुनून है ना, वो कम होगा। और आपको इस अवेयरनेस को बढ़ाना है, बैलेंस में आना है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम बैलेंस में आ जाएंगे, हमारे कॉन्वर्सेशन में दूसरे के बारे में भी बात होगी, हमारी कॉन्वर्सेशन में दूसरे के बारे में भी सोच होगी। अरे, इनको तो बुरा नहीं लग रहा होगा, इनको खाना मिला कि नहीं मिला, सारी बातें तो मैंने कर ली, इनसे तो मैंने पूछा नहीं। भाई रुको रुको रुको, मैंने आपसे तो पूछा नहीं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपका दिन कैसा रहा? मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? आप दोबारा आएंगे? यू नो, क्योंकि अभी तक आपने अपने बारे में बात की थी। सो आई नो हम लोग सारे ऐसे नहीं हैं, बट कभी कभी हम कुछ एरियाज में कुछ दिनों में ऐसे बन जाते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आज हमने बातचीत करी है एक आत्मलीन व्यक्ति के बारे में,
अ पर्सन हु इज कंप्लीटली सेल्फ एब्जॉर्ब, तो उसकी भाषा भी वैसी ही होगी। तो काश कि आप और मैं ऐसे ना हो, और अगर हम ऐसे थे तो हम अब इसे बदलने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस रेवलेशन के लिए, इन बातों के लिए जो आपने हमें सुनाई और जतलाई हैं। परमेश्वर, जहां जहां जिस क्षेत्र में हम अपने ही मुंह मियां मिट्ठू हैं और अपनी बातें करते रहते हैं और दूसरों के बारे में सोचते नहीं, या उनको मौका नहीं देते अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या हम दायरे में नहीं रहते, आज इन सब बातों को बदल दीजिए। हमें तो पता भी नहीं कहां से शुरू करें। समटाइम्स इट्स सच अ मेस, लेकिन पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करेंगे। हेल्प होली स्पिरिट, हेल्प। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम लोग बोलते हैं कुछ डिक्लेरेशंस जो मैं वचन से लेना चाहूंगी, और हम कहेंगे, मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं अपने आप को जांचता हूं। आई एग्जामिन माई सेल्फ। देन आप कहेंगे फिलिपियो 2:4 के अनुसार, आई विल लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो, मैं दूसरों का भी ध्यान रखूंगा। और भजन संहिता 46:10 से, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, मैं परमेश्वर के सामने बैठूंगा, मनन करूंगा और अपने एटीट्यूड को और अपनी बातचीत पे ध्यान दूंगा, और मैं अपनी बातचीत के तरीके को बदलूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमेन। तो मैं Amen. विश्वास करती हूँ Amen. कि आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग दूसरों को अपनी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने, बाय द वे, ऐसे भी लोग देखें, सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हैं, चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं और खुद कुछ नहीं बोलते। आई एम सॉरी, जीसस ने हमें गूंगा नहीं बनाया है। बातचीत का मतलब है आदान प्रदान। अगर आपके सामने कोई कुछ कह रहा है तो आप जवाब जरूर दीजिए। मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप आदान प्रदान की बात कर रही हूँ। कॉन्वर्सेशन का मतलब है दो लोग बात कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन इज अ डायलॉग, मतलब डायलॉग मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, और मोनोलॉग नहीं है कि वो एक बोले जा रहा है और आप चुप खड़े हैं, किसने बोला। नहीं नहीं नहीं, हमें झिझक आती है तो आप अपने दिमाग को चेक करिए, अपने अंदर झांकिए कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि आप चुप ही नहीं हो रहे। सो इन सब चीजों में हमें पवित्र आत्मा जी के द्वारा बैलेंस लाना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गुड नाइट, प्रेज गॉड एंड जय हिंद।